नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका वीडियो का एग्जाम दिसंबर के लास्ट में होने की पूरी संभावना है। आप सबके पास बहुत कम टाइम है, इसी टाइम को यूटिलाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए। तो हम आपके पॉलिटी सेक्शन को आर्टिकल के द्वारा रिवाइज कर रहे थे और ये क्लास आपके आरओ, वीडियो और आपके बीईओ की जो वैकेंसी आने वाले, इसके साथ साथ और जो एग्जाम होने जिसमें भी पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। पूरी क्लास को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हर बार गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये देख जिंदगी मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। हो सकता है एक बार असफल हो जाए, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे। और आपका संघर्ष तो बहुत बड़ा संघर्ष है, 2018 का संघर्ष है, तब से आप पढ़ रहे हैं। जो रात को पार्टी कर रहे थे ना, उन्हें पार्टी करने दीजिए। आप तो एनसीईआरटी चला रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आखिरी टाइम में आपको हार नहीं माननी, इसी टाइम पे मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। तो इससे पहले की क्लास में हमने आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नागरिकता क्या होती है, डीपीएसपी क्या होते हैं, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके राष्ट्रपति से जुड़े सारे अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और राष्ट्रपति से जुड़े कितने क्वेश्चन जो करंट में मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख कहाँ पे है, तो आर्टिकल 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का पद कैसा है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं चुना जाता है, वंशानुगत नहीं है। इसीलिए भारत कैसा है, गणतंत्रात्मक राज्य है। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, हमारे राष्ट्र को जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना होकर वो कैसा किया जाएगा, उसका निर्वाचन होगा। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध किससे, संथाल जनजाति से संबंध रखते। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी को उड़ीसा में बेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड मिला था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी द्रौपदी मुर्मू जी रखती है। कौन सी राष्ट्रपति है, तो आपकी 15वीं राष्ट्रपति है। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा हुआ था, तो आपको चुनाव हुआ था 16वां चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति 15वीं कैसी है, क्योंकि आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछता है कि जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, इस चीज का उल्लेख किया गया है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। हमारे संविधान में 3 बातों की चर्चा की जाती है। पहली बात आपका सरकार, दूसरी बात राज्य, तीसरी बात व्यक्ति। इन्हीं तीनों चीजों की चर्चा की जाती है और इन सब का बंटवारा कैसे किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और आपस में क्या स्वतंत्र भी है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जा सके। तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ पे जो भी हम विदेश से संधि करते हैं, कोई भी समझौते करते हैं, वो सब किसके नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसकी नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सहायता से करता है, प्रधानमंत्री की सहायता से। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें, आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, जल्दी जल्दी कुछ आर्टिकल जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइए किस आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 में किसका उल्लेख किया गया, राज्य की परिभाषा का। आर्टिकल 13 में मूल अधिकार के अल्पीकरण का उल्लेख है कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा उस समय पे हम मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, उनका अल्पीकरण कर सकते हैं। लेकिन आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको हम आपातकाल के समय भी अल्पीकरण नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है ताकि सारी चीज़ें आपको रिवाइज करानी है, आप सब मैनेज कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समझ समता, विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख। आर्टिकल 15 में
धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता का उल्लेख है। 17 में अप्रस्था के अंत का उल्लेख है। 18 में आपके उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया, लेकिन शिक्षा और सेना में आप उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। 19 में वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख। 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 20 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का उल्लेख, जैसे आपका रासुका है, मीसू है, पेटा है, टेढ़ा है, ये सब क्या है आपके निवारक निरोध है। आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 21 के ए में शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का उल्लेख जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। 23 में किसका उल्लेख किया गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बलात्कार, श्रम का और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। 24 में बच्चों का बाल श्रम का निषेध किया गया है। 25 में अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख। 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। 49 में किसका उल्लेख किया गया है, 50 में किसका उल्लेख किया गया है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए। और जो मैंने आपको रैपिड रिवीजन कराई वैसे ऐसे ही आपको रटे होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख। अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसका निर्वाचन कौन करेगा, कौन इसका निर्वाचक मंडल होगा, कौन राष्ट्रपति को निर्वाचन करता है। तो पहली बात, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता सीधे भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के जो मतदाता होते हैं आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी यूटी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि आपको जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। एक बार बीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत माइनर अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाएंगे तो उसमें सभी सदस्य भाग लेंगे सदन के, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। इस पॉइंट को ध्यान रखा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। अब जैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना है तो कम से कम 50 सदस्य सदन के उसके नाम की प्रस्तावना लाएं, 50 उसका अनुमोदन करें कि हाँ ये व्यक्ति सही है, इसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा किया जा सकता है। अच्छा बताइए, इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कौन खड़े थे, यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी ने वोटिंग के दिन क्या बोला था, अपने दिल की आवाज से, अंतर आत्मा की आवाज से वोट दीजिए। यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू जी ने पराजित करके 15वीं राष्ट्रपति बनी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख। अब आप ये तो जान गए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, लेकिन किस पद्धति से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को जो निर्वाचन में सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उसके बाद से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, उसने क्या हुआ कि किसी गलत तरीके से कोई जानकारी अपूर्ण देने से राष्ट्रपति बन गया, तब ये हुआ कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा। या मान लीजिए राष्ट्रपति को महाभियोग लग गया या राष्ट्रपति को पद से हटाया गया, तो राष्ट्रपति के पद के दौरान उसने जो भी काम किए वो सारे काम वैलिड होते हैं, उन कामों को अवैध घोषित नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होती है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, या 2 बार बन गया तो फिर बन सकता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है
कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा? कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहेगा वो राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आप यूएसए में क्या है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा जी 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे ना, तो अब वो अगली बार तो नहीं खड़े हो पाए क्योंकि वहां पे 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और हमारे यहाँ के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उसकी योग्यताएं क्या क्या हों, उसकी आयु क्या होनी चाहिए। उसकी आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति बनना हो या राज्यपाल। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वह भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं कि जन्म के द्वारा नागरिक हो, वंश के द्वारा नागरिक हो, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई है, कोई ओसीआई है, कोई पीआईओ है या किसी अन्य देश का व्यक्ति है, उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए मान्य हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कोई पीआईओ, ओसीआई या कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बना हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ या प्रतिज्ञान, आपके मन में कई बार क्वेश्चन आएगा कि जैसे आप पढ़ते हैं शपथ या प्रतिज्ञान दोनों की बातें क्यों होती हैं? शपथ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो नास्तिक है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो जैसे शपथ लेते हैं ना हम किसी चीज़ की, मैं इसकी शपथ लेता हूँ। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते वो लोग क्या करते हैं? प्रतिज्ञान लेते हैं। इसलिए आप जहाँ भी देखेंगे शपथ के साथ प्रतिज्ञान का उल्लेख, मैं इसके प्रति प्रतिज्ञान लेता हूँ, या जैसे जो शपथ लेते हैं मैं संविधान की शपथ या इसकी शपथ लेता हूँ। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए उसने अपने पद के दौरान संविधान का दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, संविधान का उल्लंघन किया या कोई ऐसा कार्य किया जो असंवैधानिक है, उनके पद की गरिमा को घटाते हैं, तो आपका सदन क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ला सकते हैं। लेकिन आप राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ला रहे हैं, इससे 14 दिन पहले आपको उनको सूचना देनी होगी। अब मान लीजिए राष्ट्रभियोग प्रक्रिया आप सदन के किसी भी सदस्य में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन दोनों सदनों से उसे पास होना चाहिए। जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति को एक मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई दें। उसके बाद अगर सदन को लगता है कि नहीं इन्होंने गलत किया तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। अच्छा बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हुआ जिन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई है? तो उनका नाम लिख के बताइए। नेक्स्ट है 62, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति का उल्लेख है। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन होती है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या किसी वजह से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त हो जाता है, तो उस आकस्मिक रिक्ति को कैसे पूरा करेंगे? तब हम कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं है उस टाइम पे हमारा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस टाइम पे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। और फिर सोचिए अगर ऐसी कंडीशन उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। दूसरा पॉइंट बनता है कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति या कोई भी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको राष्ट्रपति के रूप में ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको चीफ जस्टिस का वेतन मिलेगा, उसे वही वेतन भत्ता मिलेगा जो राष्ट्रपति का मिलता है। और राष्ट्रपति का जो पद होगा 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। 6 माह के अंदर आपको चुनाव करा के उस पद को भरना होता है। अब मान लीजिए आपने चुनाव करा लिया, लेकिन चुनाव में जैसे आप मान लीजिए 2 साल पहले तो राष्ट्रपति रह चुका है, अब बचा तो आपका 3 साल ही, 6 महीना आपका निकल गया तो बचा कितना? आपका 2.5 साल। तो जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो सिर्फ 2.5 साल के लिए ही बनेगा। ये जो समय सीमा बच गई उसी समय सीमा के लिए बनेगा। ऐसा नहीं कि जब उसने पद ग्रहण कर लिया तब से 5 साल के लिए। अगर आकस्मिक रिक्ति हुई तो जितना समय शेष रहा है उतने समय के लिए ही वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। इतने पॉइंट समझ में आ गए? मैं वही लेवल लेके चल रही हूँ जो आपके एग्जाम का लेवल है।
इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं पूछेगा। पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल अच्छे याद हो गए, उससे रिलेटेड पॉइंट याद है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान शक्ति दे सकता है, मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, यह सजा का स्वरूप बदल सकता है, जैसे कठोर कारावास को कम कारावास में या बिना श्रम का, ऐसे राष्ट्रपति सजा की प्रवृत्ति को बदल सकता है। तो आज के वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।